नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग। किसानों ने जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का किया घेराव। पेट्रोल और डीजल पर रेट दरें घटाने की मांग को लेकर जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स मंगलवार को दूसरे दिन भी रहे हड़ताल पर। जिला अग्रणी बैंक एसबीआई ने जंक्शन में किया क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। वक्ताओं ने किया बसपा से जुड़ने का आह्वान। खुशहाल दास विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय सीनियर महिला खिलाड़ियों का किया गया सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को जंक्शन में कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। एमसीआई के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमसीआई के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के बैनर तले जंक्शन धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय का घेराव किया। साथ ही मंडी समिति सचिव के कार्यालय में चल रही बैठक में मौजूद मंडी समिति व एफसीआई के अधिकारियों को कार्यालय में बंद कर दिया। सचिव के कार्यालय के समक्ष किसान धरना देकर बैठ गए और धान की सरकारी खरीद शुरू न होने तक घेराव जारी रखने की चेतावनी दी। इस दौरान किसानों व किसान कार्यकर्ताओं ने प्रशासन में एफसीआई अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि किसान फसल का कम से कम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्रशासन के अधिकारियों ने ही तय किया है। जिस दिन किसानों ने धान की बिजाई की थी, तब से प्रशासन से मांग की जा रही है कि धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की व्यवस्था की जाए, लेकिन न तो सरकार और न ही प्रशासन इसमें कोई सहयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारें दावे करती हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, मगर एमएसपी पर किसानों की कृषि जिन्स की खरीद होती तो उन्हें इस तरह से सड़कों पर उतरकर आंदोलन न करना पड़ता। उन्होंने कहा कि एमएसपी की मांग की जाती है तो किसानों पर लाठियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर पड़ाव डाला तो उन्हें कहा गया कि 22 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। 22 अक्टूबर को गुणवत्ता की जांच होगी। 24 अक्टूबर को भाव लगाए जाएंगे। 25 अक्टूबर से धान की तुलाई का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वे इतने परेशान हो चुके हैं कि अपने धान की ढेरियों को आग लगाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आय दोगुनी करने के दावे करने वाली सरकारों के राज में किसानों को डीएपी तक नहीं मिल पा रही। बगैर डीएपी के जब फसलों की पैदावार ही कम होगी तो आय दुगनी कहां से हो जाएगी। किसान वक्ताओं ने कहा कि प्रशासन ने किसानों से वायदा किया था कि 25 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू कर देंगे। एक दिन निकलने के बाद भी धान की सरकारी खरीद की धान मंडी में व्यवस्था नहीं की गई है। इस दौरान करणवीर सिंह, तरसेम सिंह, सुरेंद्र शर्मा, चरणजीत सिंह, इकबाल सिंह, सुरजीत सिंह, चरणजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, वीरेंद्र चाहर, देवीलाल, रेशम सिंह, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा सहित अन्य किसान मौजूद रहे। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਪਨੀਰੀ ਛਿੜਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਨਲਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, सरकार दे बंदे सरकार दे जेडे अंदर बैठे है ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ कमरे च बह के। ਅਸੀਂ नहीं मिथ्या, साडा नहीं ਉਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ ਇਸ ਫਸਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿੱਦੇ ਛਿੜਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, किथे है? टीवी तो बोलते हैं, मोदी मीडिया की कहना है किथे है फिर एमएसपी हो? असं एमएसपी में बैठे हैं, फिर असं बह गए भुख हड़ताल से। सानू कुटिया 4 तरीक ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਫਸਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਅ ਲੱਗੂ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜੂ, 22 ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂ, 24 ਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਗੂ, 25 ਨੂੰ ਤੋਲਾਂਗੇ। 24 ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, 25 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਤੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾ ਇਹ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ।
ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮਿਲੀਟਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਊਗਾ, ਮਿਲੀਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਮੱਚ ਦੇ ਭਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਚ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਖੜਾ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਅੱਗ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਜੂ। ਆਜ ਦੁਗਣੀ ਹੋਗੀ 22 में, आज दुगनी होगी। हो गया 22 का, 11वां महीना है, 12वां मुक गया। तो पहले तो मिल जाए की बेचारे अभी दुगनी होनी होनी सी, दुगनी या झोला दुगनी रेट बिकता है, फिर ही आए दुगनी होनी थी। डीएपी मिलती नहीं जी, डीएपी नहीं मिलती जी, वो आए दुगनी करनी है ना अभी। डीएपी तो बिना करके बीजांगे, वो 10 मन होगी, फिर बिना डीएपी के करके हो चुकी। पेट्रोल और डीजल पर वेट दरें घटाने सहित अन्य मांगों को लेकर जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। पेट्रोल और डीजल पर वेट दर घटाने सहित अन्य मांगों को लेकर जिले के पेट्रोल पंप डीलर्स की बेमियादी हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इसके कारण जिले में पेट्रोल और डीजल के लिए त्राही त्राही मची हुई है। लोग पेट्रोल डीजल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा। केवल एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बंद से बाहर रखा गया है। जिले में रविवार रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद हो जाने के कारण फ्यूल लेने आ रहे उपभोक्ताओं को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप डीलर से ही नहीं बल्कि उपभोक्ता भी पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों की वजह से क्षेत्र में बढ़ रही इसकी तस्करी की सच्चाई को स्वीकारते हैं। कई उपभोक्ताओं ने भी पंप डीलर्स की इन मांगों को जायज बताया। पेट्रोल पंप संचालकों की मांग है कि पेट्रोल और डीजल पर वेट कम किया जाए, बायोडीजल की अवैध बिक्री पर रोक लगाई जाए, राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतें पड़ोसी राज्यों के बराबर की जाएं। इसके साथ ही संपूर्ण राजस्थान में एक समान विक्रय मूल्य किया जाए। इन मांगों को लेकर बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ सहित श्रीगंगानगर, बीकानेर व चूरू जिलों के पेट्रोलियम डीलर्स हड़ताल पर चल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो बेमियादी समय के लिए हड़ताल जारी रहेगी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि संभाग में बायोडीजल के रूप में आने वाले अवैध नकली डीजल और बेस ऑयल, पैराफिन पर रोक लगाने सहित 9 मांगों को लेकर उनकी ओर से राज्य सरकार से मांग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार के कानून तक जू नहीं रेंग रही। इसलिए मजबूर होकर उन्हें अपने पेट्रोल पंपों को बंद करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नजदीकी राज्य पंजाब और हरियाणा में हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के मुकाबले 12 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने के चलते भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही है और पेट्रोल पंप मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप पे ले गए हैं पेट्रोल डलाने के लिए, मोटरसाइकिल छूटा मार गया, मुझे संगरिया जाना है अर्जेंटली, और ये बोल रहे हैं भी पंप की हड़ताल है, ये खुलने के बाद में ही पेट्रोल मिलेगा। बताओ मैं कैसे जाऊं? इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास तो है नहीं। ये पेट्रोल डाल नहीं रहे हैं सर, ये तो बस बता रहे हैं निश्चित हड़ताल है, इसका कोई पता नहीं है, कोई रीजन बता नहीं रहे हैं। ये सरकार को ये कहते हैं हमारे कोई मालूम नहीं है। क्या इलाज है सर? परेशान तो होना ही पड़ेगा सर, खुलने चाहिए सर पेट्रोल पंप। तो जाहिर सी बात है, साधन नहीं चलेंगे तो इंसान का काम रुकेगा। सब काम धंधा करने वाले इंसान है, पेट्रोल नहीं मिलेगा तो अपने काम धंधे पे कैसे जाएंगे? और मुझे काम पे ही जाना है उधर संगरिया। बहुत परेशान हो रहा है, केकरा जी पेट्रोल हो गया खत्म, अब गलाना यार हॉस्पिटल जानो परिजन है कोई, अब बीच रास्ता में हो गया केकरा, 2 दिन गलाइडो हो गया खत्म है, बहुत परेशानी हो रही है जी। एक अभी बंद कर रखे है कि नहीं कौन दे रहा, हड़ताल है जी के पंजाब और राजस्थान को एक ही रेट करोगे, फिर तो अब देखो परेशानी तो है जी, परेशान हो रहा 2-3 दिन हो गया। अब जी तो अब ये तो है टंकी फुल करा लिया, आज 100-200 गलामा बस, अब केकरा मांगा जी और केकरा जी, बहुत परेशान हो रही है, मांगो तो दे और को नहीं आजकल। यहाँ से हनुमानगढ़ से आए थे सर हम डालिया से, यहाँ बैंक का कुछ काम था थोड़ा बहुत है वो करने आए थे। वो अब ये बैग स्टार्ट इसमें तेल नहीं है, ये पेट्रोल पंप बंद है, अब तो दिक्कत ही है सर। अब जाएंगे इसको घसीट के लेके जाएंगे, कैसे जाएं अब करके, बहुत दिक्कत हो रही है। सरकार को कहना चाहते हैं सरकार मांगे पूरी करे और ये खोल दे, को काम करें, काम धंधा सब बंद है, अब सब कुछ बंद ही है सर। सरकार को तो ये बोलना चाहते हैं अपनी मांगे पूरी करे और ये पेट्रोल पंप खोलें, यही मांग है। आज हनुमानगढ़ के अंदर हमारा पंप एसोसिएशन का लगातार दूसरा दिन है हड़ताल पे, और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, इन तीनों समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक ये हड़ताल यूं ही लगातार जारी रहेगी। हमारी डिमांड है कि पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के समान विक्रय मूल्य की जो दरें हैं वो वैसी की जाए, वेट कम किया जाए राज्य सरकार द्वारा, और जो रोड सेस है उसको कोरोना काल में लागू किया उसको समाप्त किया जाए, हटाया जाए, और बेस ऑयल और इसके नाम पर जो अवैध डीजल की तस्करी हो रही है रेटों के अंतर के कारण, उसको पूर्णतः बंद किया जाए, उस पर रोक लगाई जाए स्थायी। ये मुख्य मांगे हैं। किसान की माने तो ये मांग के चलो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर का नुकसान है कि आज हमारे यहाँ हर जिले से, बीकानेर डिवीज़न से हर जिले से 2-2, 3-3 प्रतिनिधि
वित्त विभाग में गए हुए हैं जयपुर, वहाँ चल रही है। एक मीटिंग का दौर समाप्त हो चुका है, शाम को दूसरा दौर रखा गया। अब देखो अगर वार्ता सफल होती है या असफल होती है। ये कल सुबह से बनता 6 बजे से अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल है। मुझे पहले से लोग टंकियाँ फुल करवा चुके हैं, 3 दिन की सेल हो चुकी है। एक दिन के लिए जो हम सेल करते थे वो 3 दिन के लिए सेल हो चुकी है। तो ये जवाब देते हैं जी आप हमारा सहयोग करें, हम तो आपके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। जो ये रेट है पंजाब हरियाणा से 14-15 रुपये का फ़र्क है, एक बायोडीजल आ रहा है, इस कारण से ये अपील करेंगे भी आप हमारा सहयोग देवें। हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम तो जनता के लिए कर रहे हैं। जिसके तो इसके लिए तो देखो जी साथ तो देना ही पड़ेगा। जैसे कोई एम्बुलेंस है, ये कोई सरकारी गाड़ी इमरजेंसी में आ गई जिसको भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए सरकारी पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट के लिए भी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये नहीं खुलेगा। जिला अग्रणी बैंक SBI की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अग्रणी बैंक की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय पर क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथवल डीडेल थे। अतिथियों ने मौजूद नागरिकों से बैंक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आर्थिक समृद्धि बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथवल डीडेल ने कहा कि आज की इस आधुनिक भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति जब कमाता है और अपनी आजीविका के लिए दौड़ता है, ऐसे में बैंकों की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि पैसों का बचाव करना विशेषकर महिलाओं के लिए भारत की बेहतरीन संस्कृति रही है। इसी आदत के कारण सन 2008 में आर्थिक मंदी के दौरान भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण भी यही था कि हमारे घरों में फिजूल खर्ची रोकने या पैसे जमा करने की आदत रही है। अब उस आजीविका के अलावा आज के समय में वाहन खरीदने, घर बनाने, नया रोजगार शुरू करने सहित हर कदम पर बैंक हमें आवश्यकता अनुसार पैसा देते हैं। वहीं बैंकों का कार्य व्यक्तियों को भारत व राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना के तहत ऋण व वित्तीय सहायता देना है। इसमें हनुमानगढ़ के सभी बैंक बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन बैंकों की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में और अच्छे तरीके से जाने व समझे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसके समाधान का यह कार्यक्रम बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए भी जिले में समय सहायता समूह बन रहे हैं। पिछले 2 सालों से यह प्रक्रिया काफी सक्रिय हो गई है। प्रतिदिन जिले के सभी ब्लॉक में महिलाओं के समय सहायता समूह बन रहे हैं। उनको वित्तीय संबल प्रदान किया जा रहा है। इसमें सभी बैंकर्स रुचि दिखा रहे हैं। राज्य के अधिकारियों की ओर से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला अग्रणी बैंक SBI के मुख्य प्रबंधक राजकुमार ने कहा कि भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया है कि क्रेडिट आउटरीच और सामाजिक सुरक्षा योजना में जन धन खाता धारकों को कवर करना है। उसी कड़ी में भारत सरकार और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के तत्वाधान में देश के प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक की ओर से 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिस क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो कम हुआ है उन लोगों तक ऋण का लाभ पहुँचे। राजकुमार ने कहा कि कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में आई कमी को सुदृढ़ करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। इसके तहत जितने भी ऋण वितरित किए गए हैं उनकी समीक्षा 30 अक्टूबर को की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सामाजिक सुरक्षा योजना में जन धन खाता धारकों को कवर किया जाए। इसके अलावा 2014 में जो अवयस्क थे और अब वयस्क हो गए हैं उनके भी खाते खोलकर उन्हें भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में कार्यक्रम के तहत 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक एक सप्ताह की अवधि में सभी बैंकों के सहयोग से 51 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। और जो बैंकर्स का सिस्टम है कि व्यक्तियों को उनकी क्रेडिट के अनुसार उनकी जो मार्केट रेटिंग है या भारत सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीम्स चलाई जा रही है उसके अनुसार व्यक्तियों को लोन देना, व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना, ये जो मुख्य थीम है उसमें मैं समझता हूँ कि हनुमानगढ़ में ADM साहब के नेतृत्व में हमारे सभी बैंक अपना बेहतर कर रहे हैं। और इस आउटरीच कार्यक्रम का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आमजन बैंकों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में और अच्छे तरीके से जाने, समझे। और अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो चाहे वो ग्राहक के स्तर पे आ रही है कि उसके द्वारा कुछ फॉर्मेलिटीज में कमी है या बैंकों के स्तर पे अगर कुछ प्रशासनिक दृष्टि से या प्रक्रियात्मक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उसके समाधान का एक ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आज लीड बैंक के द्वारा आयोजित किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार महिलाओं के लिए भी स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे हमारे जिले में बन रहे हैं, पिछले 2 सालों से ही ये प्रक्रिया काफी सक्रिय हो गई है और प्रतिदिन अपने जिले के सभी ब्लॉक्स में महिलाओं के भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं और उनको जो वित्तीय संबल प्रदान किया जाना है उसमें सभी बैंकर्स अपनी रुचि दिखा रहे हैं
और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि क्रेडिट आउटरीच और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में जो जितने जनधन खाता धारक है उन सबको कवर करना है। उसी कड़ी में राज्य के प्रत्येक जिले, देश के प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अवधि 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक है। जिसमें जो भी लोन प्रोडक्ट्स हैं, इस पीरियड के जितने भी लोन वितरित किए गए हैं उनकी जो समीक्षा है 30 तारीख को की जाएगी कि जिले में और स्टेट में कितने लोन इस पीरियड में वितरित किए गए और कितने लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभ दिया गया है। और इसमें एक उद्देश्य ये भी है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जो जनधन खाता धारक हैं वो उनको कवर करना ही करना है। उसके अलावा 2014 के बाद में जो लोग माइनर थे 2014 में अब मेजर हो गए हैं, उनके खाता खोल के भी उनको भी बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी कड़ी में आज सभी बैंकों के सहयोग से 51 करोड़ रुपए का ऋण जो है इस पीरियड में करीब 1 हफ्ते का समय है, इसके अंदर वितरित किए गए हैं। और ये कार्यक्रम हम 30 अक्टूबर तक चालू रखेंगे। और इसके बाद में एक स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय साक्षरता का शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को क्विज कॉन्टेस्ट आयोजित की जाए बच्चों के लिए, और जो भी उसके विनर्स होंगे उनको फेलिसिटेशन भी किया जाएगा। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आज राज्य स्तरीय सीनियर महिला खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में आज 66वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जूनेजा ने की। इस मौके पर बोलते हुए कोच बसंत सिंह मान ने यह विश्वास दिलाया कि जिन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, वे खिलाड़ी निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जीत हासिल करेंगे। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जूनेजा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय परिषद में प्रत्येक खेल से संबंधित मैदान की उचित व्यवस्था है और खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय की तरफ से उचित मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है, जिससे वे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। बाबूलाल जूनेजा ने विश्वविद्यालय की तरफ से राज्य स्तरीय महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विश्वविद्यालय की महिला खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। विश्वविद्यालय प्रशासक छतरसाल राघव ने बताया कि भविष्य में इसी सत्र से ऐसे विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के रूप में प्रारंभ की जा रही है। साथ ही खिलाड़ियों को विशेष पोशाक ट्रैक सूट भी दिए जाने की ट्रस्ट की तरफ से घोषणा की गई। स्टाफ है, बिहारी बाबू थे, सबको बुलाया। 2-3 दिन तो सबने डर के मारे रेस्ट भी किया और ऐसा इतना बड़ा डर था कि पता नहीं हवा के साथ में क्या हो जाए, लेकिन 2-3 दिन में सब समझ गए। बिहारी बाबू को बुलाया, उनसे बातचीत की, बनकर के अपने वो काम शुरू कर दिया। और जो यहाँ पर संसाधन थे उन सबका साथ दिया, मेरे साथ की जो टीम में थे, और इन ग्राउंड्स की शुरुआत की। कोरोना का टाइम पीरियड बढ़ता गया और हमारे काम करने का भी टाइम पीरियड बढ़ता गया, तो काम में आनंद आने लग गया। पहले सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड, फिर उसके बाद फुटबॉल, फिर उसके बाद में ट्रैक और सारी चीजें समय के साथ में बढ़ती गई। और दूसरा फेज जब कोरोना का चालू हुआ तब तक पूर्ण हो गई अगस्त में। उनको रोजगार मिले, और वो चाहे निजी स्तर पर हो चाहे सरकारी स्तर पर। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि निजी स्तर पर जितने जल्दी आप कामयाब हो सकते हैं उतने आप सरकारी स्तर पर नहीं हो सकते। आपको 2019 में विश्वविद्यालय ने अपनी टीमें भेजनी शुरू कर दी थी। AIU की मेंबरशिप हमें 2019-20 सेशन में मिल चुकी थी। उस समय हमारी 11 टीमें टोटल वेस्ट जोन और ऑल इंडिया के लिए गई थी। 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें एक बच्चे ने ऑल इंडिया में 4th पोजीशन, विष्णु था जूडो में, उसने 4th पोजीशन हासिल की थी और खेलो इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था। और वो हमारा शुरुआती पल था। सिर्फ अक्टूबर 2018 में यूनिवर्सिटी का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर से। उसके बाद पहले ही ये
इंडिया के अंदर लगभग 850 यूनिवर्सिटी है और जिसमें ये पहली स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो इतने कम समय में 11 टीमों का पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया स्तर पर किया है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा एसकेडी यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट का, प्रशासक महोदय का, वाइस चांसलर महोदय का, जो लगातार हमें इसके लिए दिशा निर्देश और उनके सानिध्य में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आज जो एसकेडी में सम्मान हुआ है, ये 67वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से करवाई गई। उसमें हमारी इस यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने गोल्ड मेडल जीता है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मतलब जितने भी बच्चियाँ हैं हमारी 12 के 12 उनमें 6 फर्स्ट 6 बाकी नेशनल खेलने के लिए जाएंगी और आशा नहीं, मैं पूरा विश्वास है कि मेडल लेके आएंगे और एसकेडी का नाम बहुत ऊंचा करेंगे। और अभी वक्त है का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। सम्मेलन में विचार व्यक्त करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जब से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से प्रदेश में अन्याय व अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है। उत्तर प्रदेश की तरह अब की राजस्थान में बसपा की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुमारी मायावती के 4 साल के सुशासन के दौरान एक भी अन्याय व अत्याचार की घटनाएं नहीं हुई। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसलिए सभी को बाबा साहब की बात पर अमल करते हुए अपने प्रदेश में अपनी सरकार बनानी चाहिए, ताकि सबके लिए शिक्षा व रोजगार की व्यवस्था की जा सके। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक व्यक्ति को मान सम्मान देना जानती है, इसलिए बसपा से जुड़कर अपने सम्मान को बरकरार रखें। उन्होंने कांग्रेस व भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, झूठे वायदे कर सत्ता में आते हैं तथा सत्ता में आने के बाद जुल्म जाती करते हैं। प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि राजस्थान में कभी कांग्रेस कभी भाजपा दोनों ने 5-5 साल राज करके जनता से अन्याय किया। जनता आज दोनों से परेशान है और राजस्थान में तीसरा विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी को देख रही है। कार्यक्रम में महासचिव भोला सिंह बाजीकर, प्रदेश प्रभारी सीताराम मेघवाल, महावीर सेजीपुरा, महावीर नायक, राजकुमार चावरिया, रामगोपाल परियार, लूणाराम परियार, राम प्रसाद मेहरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राज्य में 4 बार के शासन काल में एक भी घटना दलितों पर नहीं हुई, क्योंकि जो राजा होता है तो राजा पे कोई अत्याचार नहीं होता। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबको राजा बनाने के लिए सपना देखा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में कहा कि जाओ मेरे बच्चों, अपने घर के दीवार पर लिख लो, आप इस देश के एक शासक बनना। ये बात 1935 में बाबा साहब ने और बाबा साहब ने कहा जिस दिन आप इस देश के शासक बन जाओगे, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगे।
ये बात बाबा साहब ने हमने सुनाई और बाबा साहब ने हमें देश का राजा बनाने के लिए तमाम प्रयास और उसी प्रयास के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिलाया। बाबा साहब ये बात जानते थे कि इस देश बहुजन समाज के जो लोग हैं हजारों साल से इस देश में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अगर इनकी गुलामी की जंजीरों को न तोड़ा गया ये मेरा बहुजन समाज इस देश का कभी राजा नहीं बनेगा। आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा हनुमानगढ़ जिले का कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था और इसमें विशेष रूप से हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, राज्यसभा के सांसद और राजस्थान प्रदेश के जो मुख्य प्रभारी हैं आदरणीय रामजी गौतम जी आज इस बैठक में चलकर आए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। मात्र 2 साल का समय शेष बचा है, तो हम लोगों ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आने वाली 2023 में इतनी मेहनत करें, इतनी विधायक जिता कर लाएं कि किसी भी दल को यहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं मिले और फिर हम जो बैलेंस ऑफ पावर उनके राजस्थान में अपनी सरकार बनाएं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने मजबूती से काम करना प्रारंभ कर दिया है। बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये आज की बात नहीं है। पिछले 3 साल से जब से कांग्रेस सरकार राजस्थान में बनी है, खासकर जो दलित वर्ग के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग, उनको चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। उन पर जुल्म जाति अन्य अत्याचार की एक तरीके से इंतहा हो गई है और पिछले 6 महीनों में जिस प्रकार की घटनाएं इस राजस्थान को कलंकित करने वाली हुई हैं, क्योंकि दलित समाज के युवाओं को तमाम जगह पर पीट कर मारा जा रहा है। आज हनुमानगढ़ जिले की हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के प्रेमपुरा में जिस प्रकार से एक दलित नौजवान को पीट कर उसकी हत्या की गई और उसकी लाश वहाँ फेंक दी गई, 3 दिन तक शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा वहाँ नहीं पहुँचा। जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने वहाँ से ट्वीट किया, तब प्रशासन की आंखें खुली, तब सरकार की आंखें खुली, तब जाकर कलेक्टर एसपी यहाँ चल कर आए। इसी प्रकार की घटना चाहे भरतपुर हो, चाहे अलवर हो, चाहे जालौर हो, चाहे नागौर हो, इसी प्रकार की तमाम घटनाएं युवाओं को पीट कर हत्या करने की हुई हैं। और शर्मनाक बात तो ये है कि अपराध करने वालों का हौसला इतना बढ़ा हुआ है कि वो हत्याएं भी करते हैं, बलात्कार भी करते हैं, उनके वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो को वायरल करते हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान में कानून का शासन बिल्कुल नहीं है, जंगल राज हो गया है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय इनके स्वयं के पास है। तो मैं आज ये मांग करना चाहूँगा कि तुरंत गृह मंत्रालय से अशोक गहलोत जी को इस्तीफा देना चाहिए और किसी योग्य विधायक को मंत्रालय ये देना चाहिए, जिससे कि दलित समाज पर होने वाले जुल्म जाति अन्य अत्याचार पर रोक लग सके। आज बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ के जिला कार्यकर्ताओं का इधर महाराजा अग्रसेन भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन है। इधर प्रदेश के मुख्य प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजी गौतम साहब, प्रदेश के दूसरे प्रभारी आदरणीय सुरेश आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य भगवान सिंह जी बाबा, आदरणीय सीताराम जी सीला, सभी इधर आए हुए हैं और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शित कर रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, उस समय दलित समाज पर अन्याय अत्याचार की घटना पर बिल्कुल ही अंकुश लग चुका था और वहाँ पर दलितों के लिए नए आयाम स्थापित और शिक्षा का द्वार खोले थे। उसी तरह अगर राजस्थान के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो दलितों पर अन्याय अत्याचार नहीं होगा और सभी लोगों को शिक्षा के लिए उच्च व्यवस्था होगी। ऐसी मार्गदर्शन करके आज इधर कार्यकर्ताओं को हमारे सभी पदाधिकारी पहुंचे। जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम स्थित जूडो हॉल में 1 दिवसीय जिला स्तरीय जूडो चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला जूडो संघ की ओर से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय जूडो सब जूनियर एवं कैडेट चैंपियनशिप का आयोजन श्रीगंगानगर के एसडीपीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में होगा। चैंपियनशिप का आगाज गुरुवार को होगा, जो 30 अक्टूबर को संपन्न होगी। इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के चयन के लिए मंगलवार को जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम स्थित जूडो हॉल में 1 दिवसीय जिला स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान जूडो संघ कोषाध्यक्ष तरुण विजय थे। अध्यक्षता शमशेर सिंह ने की। इस दौरान मुख्य अतिथि तरुण विजय ने अपने संबोधन में कहा कि जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें तलाश कर उचित मंच उपलब्ध करवाया जाए। राजस्थान जूडो संघ इस दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने का आह्वान करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रतियोगिता के उद्घाटन मौके पर जूडो खिलाड़ियों के मध्य डेमो फाइट दिखाई गई। इसके बाद शुरू हुई प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले खिलाड़ियों का श्रीगंगानगर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। सब जूनियर वर्ग में 16 जबकि कैडेट में 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया। जूडो कोच अभय जी सिंह ने बताया कि चयन शिविर में करीब 100 खिलाड़ियों ने
हिस्सा लिया। कुल 34 खिलाड़ियों का चयन किया गया जो श्रीगंगानगर में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले खिलाड़ी चंडीगढ़ में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। और मुझे खुशी है कि जो हमारे खेल अधिकारी हैं उनके प्रयासों से भी हनुमानगढ़ मैं बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर कोई कैंप उठा के देख लीजिए, शंकर सिंह जी के जो ये तैयारी करवाते हैं उसमें बहुत बार जाने का मौका मिला है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय सतत तक भी हमारे हनुमानगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। इसके लिए मैं जितने भी कोच हैं सभी को बधाई देना चाहूंगा और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा अभिजीत जी को कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई और मुझे आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। आज 26 तारीख को राजीव गांधी स्टेडियम जूडो हॉल में जूडो की डिस्ट्रिक्ट रखी गई, जिसमें तरुण विजय जी हमारे जो स्टेट के कोषाध्यक्ष हैं और राजस्थान हनुमानगढ़ के सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा हमारा कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ जो कि आज शाम तक समापन हो जाएगा। इसमें जो विजेता जीतेंगे सब जूनियर और कैडेट बॉयज़ गर्ल्स सब जो जीतेंगे वो 28, 29, 30 अक्टूबर को गंगानगर होने वाली स्टेट में भागे लेंगे और जो वहाँ जीतेंगे वो नेशनल जाएंगे चंडीगढ़ जो होने वाली अगले माह। आज यहाँ पे तनुजा जी ने आए, उन्होंने शुभारंभ किया। उसके बाद हम यहाँ पे एक डेमो फाइट दिखाई गई, उनके द्वारा एक फाइट करी गई। उसके बाद बच्चों को उत्साह बढ़ा जिससे वो कंपटीशन हमारा आगे और सफलतापूर्वक लगभग 100 से 110 बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। सिलेक्ट 16 बच्चे सब जूनियर में होंगे और 18 बच्चे कैडेट में होंगे। विगत दिवस साधुल ब्रांच से बरामद हुआ महिला के शव का आज पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया। पुलिस मृतक महिला की शिनाख्त करवाने का प्रयास कर रही है। 24 अक्टूबर को साधुल ब्रांच से बरामद होने वाली अज्ञात महिला के शव का आज जंक्शन पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवा दिया गया। जंक्शन थाना के एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि जंक्शन पुलिस द्वारा 3 दिन इंतजार करने के बाद आज जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। इस दौरान अज्ञात महिला की शिनाख्त करवाने के प्रयास जारी रहे। उन्होंने कहा कि अज्ञात महिला ने लाल रंग की कुर्ती पहनी हुई है और पीले रंग की सलवार पहनी हुई है। मृतक महिला की उम्र 30 से 35 वर्ष के बीच है। उन्होंने बताया कि महिला की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस संदर्भ में धारा 174 के तहत जंक्शन में फिलहाल मर्ग दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि मृतका की शिनाख्त करवाने का पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किया जा रहा है। दिनांक 24/10/2021 को सुबह JR के नहर जोड़कियां हेड पर एक पीछे से पानी में तैरकर लाश आई थी, जिसकी गेज रीडर सुखनंदन सिंह द्वारा थाना पर रिपोर्ट दी गई और अज्ञात महिला की लाश है जिस पर मर्ग दर्ज की गई है और लाश को मोर्चरी रूम में रखवाया गया था। अज्ञात महिला है जिसके लाल कुर्ती पहनी हुई है और पीले रंग की सलवार पहनी हुई है। उम्र करीब 30-35 साल है और पानी में पीछे से तैर कर आई है। वारिसान का पता लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं मगर अभी तक वारिसान का कोई पता नहीं चला और लाश को सड़ने की हालात में अब पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सूचना नहीं आई, काफ़ी प्रयास किए हैं, मैसेज भी दे दिए हैं सभी जगह और भी ग्रुपों में डाला गया है और ये अखबारों में छपाया गया है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।